सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जेएनवी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के गणित विषय में विगत वर्षों की नवोदय परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और शानदार ट्रिक के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन नवोदय स्टडी। जैसा कि आपको बताया मैंने, नवोदय चयन परीक्षा के लिए गणित विषय में हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी और 2 वीडियो बन चुके हैं। साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए भी हमारे 3 वीडियोस बन चुके हैं। तो जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसी तरह से आगे भी और वीडियो आते रहेंगे वर्ष भर। इसके लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं समय न गंवाते हुए और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक प्रश्न है जिसमें निकटतम मान या सन्निकट मान पर आधारित एक प्रश्न लगा हुआ है। इसमें थोड़ा सा जटिलता बनाने की कोशिश की गई है। अब इसमें मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है। जो रसोई में खर्च है 9,378 दिया हुआ है। शिक्षा पर जो खर्च है वो हमारा 3,780। परिवहन मतलब आने जाने पर जो व्यय है मेरा वो है 2,817। और अन्य विविध जो खर्च है उस पर हमारा हो रहा है ये 4,388। आपको बताना है इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 मान में है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपका एक संख्या देकर सन्निकट मान नहीं पूछा है, इसमें एक जटिलता लाया है। जटिलता क्या है, पहले उसको जोड़ना है, प्लस समय आपका क्या करेगा, वो टाइम ये कर रहा है, टाइम ले रहा है उसमें। क्लियर हो गया बात। तो चलिए सब खर्चों को सबसे पहले जोड़ते हैं। यहाँ पर जब हम लोग रसोई का खर्च देखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9,378। उसमें जोड़ देना है मेरे को 3,780। उसके पश्चात देख लेना है 2,817। अब 4,388। जब सबको जोड़ेंगे 8 8 16 का 6 हासिल आया 1, 8 2 10 और 15 25 का 5 हासिल आया 2। यहाँ पर 7 भी है ना, 8 8 16 और 7 23 होगा। ठीक है, 7 को देख नहीं पाया मैं, चलिए कोई बात नहीं। 7 भी है यहाँ पर हमारा, बीच में ये फंसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 8 8 16 और 7 23 हो गया। चलिए हासिल में आ गया 2। ठीक है, 2 7 9 1 10 10 और 16 क्या हो गया मेरा 26 का 6 हासिल आया 2 2 3 5 और 7 12 12 8 20 और 3 23 का 3 हासिल आया 2। ठीक है, 9 2 11 4 15 और 5 कितना हो गया 20। ये हमारा आया है 20,363। अब इसमें देखिए निकटतम 1000 के मान में, मतलब 1000 को ध्यान में रखकर, तो हमारा 1000 वाला संख्या देखेंगे। 1000 में कौन सा है हमारा 1000 जो हमारा, ठीक है, उस स्थान पर 0 है। अब उसके जस्ट बाद वाला देखिए, यदि यह 5 या उससे ज्यादा है, 5 या उससे ज्यादा है तो ये अगले वाले 1000 को ले लेगा, अर्थात 21,000 को ले लेगा। क्लियर हो गया। लेकिन 1000 के जस्ट बाद वाला, ठीक है, यहां पर मेरा 5 से कम है। इसका तात्पर्य है कि इसको जब सन्निकट मान देखेंगे 1000 के रूप में तो ये हमें क्या देगा,
20,000। मतलब कहने का तात्पर्य मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पर ये 20,363 है। अब इससे पहले जो 1000 है, मतलब ये 20,000 से शुरू हो गया, मतलब 20,000 से बड़ा है। 1000 में देखेंगे ना, 1000 में देख रहे हैं, मतलब 20,000 बोल रहे हैं, 20,000 से बड़ा है, लेकिन 21,000 से क्या है, ये छोटा है। मतलब ये जो संख्या है 20,000 और 21,000, क्योंकि हमको निकटतम 1000 का देखना है। क्लियर हो गया? तो यह किन किन हजार के बीच में है, ये पहले ये देख लो। ये 20,363 है, वो 20,000 और 21,000 के बीच में है। स्पष्ट हो गया बात? निकटतम। अब देखो ये 20,000 के निकटतम है कि 21,000 के, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे ये 20,000 से मात्र 300 ज्यादा है, लेकिन 21,000 से यह लगभग 650 कम होगा। तो यहाँ पर जो गैप है ज्यादा हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। और इसका निकटतम 1000 हमारा 20,000 है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा 20,000 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो खर्चे हैं, मासिक खर्च एक परिवार का, उसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, हमारा 20,000 हो जाएगा। कई बार क्या गलतियां करते हैं, मैं समझाता हूं। देखो ये आदमी क्या होता है, कई बार हम लोग इसका पहले 1000 मान निकालते हैं। जैसे 9,300 है, ये कितने के हजार के आसपास है, 9,000। 3,700 है, तो ये 3,500, मतलब 3,500 से ओवर हो गया, मतलब ये 4,000 के करीब है। और ये 2,800, मतलब 3,000 के करीब है। ये 4,300, मतलब 4,000 के करीब है। ऐसे करके भी निकाल लेते हैं, लेकिन याद रखेंगे उसमें हमारा उतना एक्यूरेसी में नहीं आएगा। ठीक है, ये गलतियां करते हैं, सबका अलग अलग सन्निकट नहीं, पहले जोड़ लो, उसके बाद आप सन्निकट मान निकालो, वो ज्यादा उचित रहेगा। स्पष्ट हो गया बात? जो गलतियां करते हैं उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? देखते हैं इसमें 9 4 13 3 16 4 20 आने के लिए आ रहा है 20,000, लेकिन हर बार ये सही नहीं आएगा, याद रखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आप बता रहा हूं। चलिए तो बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। अब देखिए यहाँ पर लाभ हानि से संबंधित प्रश्न आ गया है। इसके पहले वाला सन्निकट मान था, जो कि हमारा जटिल बनाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर हमारा लाभ हानि है, इसमें भी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है। एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदा। देखो 7 रुपए में, ठीक है, इतना नींबू खरीदा, 5 नींबू। ठीक है, मतलब यहाँ हमारा कीमत आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है संख्या, ऐसा थोड़ा कॉलम बना लो। ठीक है, चलिए ये हमारा जो है, ये जो चल रहा है कार्यक्रम, ये हमारा खरीदी का है। बात समझ में आ गया? तत्पश्चात क्या बोल रहा है, ये 3.50 के 2 नींबू के हिसाब से बेच दिया। अब यहाँ पर विक्रय हो रहा है भैया, विक्रय मतलब बेचा जा रहा है। कैसे बेच रहा है भैया? 3.50 रुपए में 2 नींबू बेच दे रहा है। क्लियर हो गया? मतलब 3.5 रुपया बोलते हैं इसे। जनरल आंकड़ा निकाला जाए तो 3.5 रुपए। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, उसे 100 नींबू बेचना है, तो इसको बनाने के लिए कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, 100 नींबू बेचने पर, तो देखो भैया यहाँ पर आपको नींबू बेचना है, तो आपका नींबू को 100 करना पड़ेगा। भाई आपको 100 नींबू बेचना है, तो आपके पास कितना नींबू होना चाहिए? 100 नींबू। अभी मेरा ये 5 नींबू है। कितना नींबू है? 5। 5 नींबू का 7 रुपया, 5 नींबू का 7 रुपए। मेरे को 100 नींबू बनाना है इस 5 नींबू को। तो जब मैं इस खरीदी वाले को, ठीक है, मैं यहाँ 5 नींबू से इसे 100 नींबू कर रहा हूं, तो 5 नींबू से 100 नींबू होने के लिए मुझे कितना गुना करना पड़ेगा? 20 गुना। मतलब 5 नींबू का ढेर है, ऐसे ही मुझे इसे 100 बनाना है, तो ऐसे ही कितने बार ढेर लगाना पड़ेगा? 20 बार। ठीक,
तो एक ढेर का कितना रुपया लग रहा है? 7 रुपए। तो ऐसे ही 20 ढेरी का कितना लगेगा? तो यहां पर भी हमारा जो कीमत है वो भी क्या हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। तो 7 दूने 14, कितना रुपया हो गया? 140 रुपए। क्लियर है? मतलब अगर वो 100 नींबू खरीदता तो उसे कितना देना पड़ता जी? 140 रुपया देना पड़ता। बात यहां तक समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। अब विक्रय की बात करते हैं। अब ये देखो 2 नींबू बेच रहा है भैया, लेकिन उसे बेचना कितना है? 100 नींबू। ठीक है, तो यहां देखिए 2 नींबू का ढेरी है, इसे मुझे कितना बनाना है? 100। तो ऐसी दो दो का कितना ढेरी लगाना पड़ेगा? 50 ढेरी। ठीक है, तो 2 नींबू को मेरे को 100 बनाना है, तो कितना गुना, कितना ढेरी लगाना पड़ेगा? 50 ढेरी। माने उसकी 50 गुना करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा? ये 100 नींबू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब मेरे को उसका जो दाम है वो भी मेरे को कितना गुना करना पड़ेगा? 50 गुना करना पड़ेगा। भाई मैं 50 गुना नींबू खरीदूंगा तो 50 गुना उसका दाम भी तो देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर विक्रय मतलब वो उतने में बेच रहा है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, तो इसको जब 50 से गुणा करेंगे तो 3.5 गुणे 50 करेंगे, ये दशमलव होने का ये 0 आ जाएगा दहम में, और ये आ जाएगा आपका कितना आ गया? 5 पचे 25 का 5, 86 लाया 2, 5 दिया 15 और 2 17, दशमलव लगेगा और ये आ जाएगा मेरे 175। मतलब 100 नींबू को 140 में खरीदा और उसी 100 नींबू को 175 में बेच दिया, तो यहाँ पर निश्चित रूप से उसको क्या हो रहा है? फायदा, हानि नहीं होगा। ठीक है, 140 रुपए में 100 नींबू को खरीद के यदि 100 नींबू को 175 रुपए में यदि आप बेच दोगे तो निश्चित रूप से हमें क्या होगा? लाभ होगा, फायदा होगा। और कितने का फायदा होगा? तो 175 में बेचा है टोटल को, और खरीदी कितना पड़ा था उसे? 140। और इस प्रकार से हमारा 35 रुपए का क्या हो गया है? फायदा हो चुका है। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जटिल बना दिया इसको। कैसे जटिल बनाया? 5 नींबू को 100 नींबू बनाने के लिए 20 गुना करना पड़ रहा है, 2 नींबू को 100 नींबू बनाने के लिए 50 गुना करना पड़ रहा है, तो गुणा अलग अलग करना पड़ रहा है, तो उसके बाद उसका अंतर भी देखा जा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा ये जटिल बनाया है। स्पष्ट हो गई बात? समझ में आ रहा है? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। चलिए, तो मैं बढ़ता हूं अगले के लिए। अब यहां पर जरा गौर करिए, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 80 और 90 के बीच तो अभाज्य संख्या के मैंने बारे में बताया था पहले ही वीडियो में। अभाज्य संख्या उसको हम सामान्य रूप में क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि जो एक और अपने आप से ही भाग जाती है, जबकि उसका एक्चुअल परिभाषा है जिसके केवल 2 भिन्न गुणनखंड। ठीक है, मतलब वो केवल 2 ही लोग से, और भी अन्य डिफरेंट होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। स्पष्ट हो गया बात? तो 80 और 90 के बीच देखते हैं। ठीक है, 80 और 90 के बीच क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका 83। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 8 9 89। ठीक है, तो 83 और 89 आ गया। और बीच में कोई संख्या है क्या? नहीं है। 84, 12 सते 84 जाएगा, 85 17 पचे 85 जाएगा, 86 43 दूने 86 होगा। ठीक है, 87 29 या 87 होता है भैया, दिमाग में रख लो। 88 22 चौक 88, 44 दूने 88, कई बार आएगा 88। तो 89 नहीं है।
बस इन्हीं दोनों का गुणा करना है। तो ये दोनों तो गुणा में, ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि जब दोनों का गुणा बोल रहा है तो 83 गुणित, अब देखो यहाँ पर ये वाला तो हटा दो भैया, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं आएगा। 8 अट्ठे 64, मतलब लगभग ये 64 65 100, मतलब आसपास यही आ रहा है। अगर आप गुणा भी नहीं करोगे तो भी आंसर आप जान पाओगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा तो आंसर नहीं आएगा, ये बात तो दिमाग में रख लो। तो इसको नहीं गुणा करोगे तो भी आपका आंसर है। हाँ, अगर ये लगभग नजदीक नजदीक देता दोनों आंसर को तो आपको पूरा गुणा करना पड़ता। स्पष्ट हो गई बात? ठीक है। अब ये देखो, मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं। ये देखो 89 मतलब ये 90 के आसपास है भैया, क्लियर है। ये 83 मतलब ये 80 के, 80 से ज्यादा है। ये 90 से कुछ कम है, ये 80 से कुछ क्या है, ज्यादा है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। ये 8×72 मतलब 7200 के आसपास तो आएगा ही, मतलब यही हमारा आंसर है भैया। ऐसा भी आप निकटतम मान में गुणा करके स्पष्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। चलिए, तो मैं बढ़ता हूं अगले के लिए। अब ये हमारा फिर से आ गया है सरलीकरण का, जिसमें हमारा सही बटा है मिश्र भिन्न का सरलीकरण है, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हल करके कितना आंसर आएगा हमको सब बताना है यहाँ पर। तो मैं पहले प्रश्न लिखता हूं। 5 सही 2/3, ठीक है, ऋण 2 सही 5/6, ऋण 3 सही 1/12। बात क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर तरीके हमारे कई हैं, ठीक है, तरीके कई हैं हमारे पास, जिसमें से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो आप लोग सब सामान्य तरीके से जानते हो उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। चलिए, 3 5 6 15 और 2 17, बटे में कितना आ गया 3, ऋण 2 छक्के 12 और 5 17, बटे में कितना आ गया 6, ऋण 12 तिया 36 और 1 33, बटे में कितना आ गया 12। अब यहाँ पर देखिए, सबके हर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, 6 है, 12 है। कैसे निकालते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। 3 और 6 और 12 का लघुत्तम क्या आ जाएगा मेरा? 12। 12 बोलने का मतलब 12 3 के पहाड़े में भी आएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा और 12 के पहाड़े में भी आएगा। उसी को लघुत्तम एलसीएम कहते हैं। स्पष्ट हो गया बात? 3 का कितने बार पढ़ोगे भैया? 3 का 4 बार। जितने बार आप पहाड़ा पढ़ोगे उसका ऊपर वाले से गुणा कर दोगे। 17 चौक कितना हो गया? 68, 68। बीच में क्या लगा लोगे? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 6 का कितने बार में जाएगा? 6 दूने 2 बार पहाड़ा पढ़े, ठीक है। वही उसी 2 का जितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर वाले से गुणा करिए। 17 दूने हो गया 34, बीच में क्या रखना है आपको? माइनस। 12 के कितने बार में जाएगा? 1 बार में, ठीक है। 12 एक कम, एक बार पहाड़ा पढ़े तो ऊपर से गुणा करिए 37। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब देखो 68 में 34 जब घटेगा तो ये आ जाएगा 34, ऋण ये 37, घटे में कितना? 12। अब देखो छोटा में जब बड़ा घटता है, कम में जब ज्यादा निकालोगे तो आप उधारी में पहुंच जाओगे, माइनस कितने का? ये कितना ज्यादा है आपका? 3 ज्यादा है, बटे में कितना? 12। अब इसे काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ऋण में आएगा और 1 बटा कितना आएगा? 4 आएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए थोड़ा सा इसे और कैसे बना सकते हैं जरा इस पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात को। ये पूरा का पूरा 5 है, ये पूरा का पूरा 2 है, और ये पूरा का पूरा 3 है। तो 5 में 2 गया, 2 चिन्ह है वही लगाओगे। ऋण में कितना आ गया? 3। तो ये 5 में 2 गया 3, ऋण में आ गया 3, ये तो खत्म। मतलब जो बड़ा बड़ा है वो सब खत्म। अब छोटा वाले को देख लो भैया। छोटा वाले में यहां पर क्या बचा? 2/3।
ऋण, ये कितना आ गया मेरा 5/6 ऋण, ऋण है ना। अब बगल में क्या है 1/12। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं 6 ले लेता हूं, 3 दूने 6 बना लेता हूं, 3 दूने 6 डबल कर दिया तो ऊपर वाला भी डबल हो गया। तो ऋण 4/6, ऋण 5/6, ऋण 1/6, ऋण में 1/12। बात समझ में आ गया? अब इस 6 को मैं यदि 12 लिख देता हूं, मतलब कितना गुना किया 2, तो ऊपर भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 2, ऋण 1/12, दोनों के बटे में 12 है, ऋण 2 ऋण 1 कितना हो गया ऋण 3, आ गया ऋण 1/4। ठीक है, किसी भी प्रकार से निकालिए आपको उत्तर वही प्राप्त होगा। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, यहां पर चाहते तो दशमलव में भी लगा सकते थे। देखो दशमलव के मैं बता रहा हूं, ये हमारा आ गया 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.66। ठीक, ये सब बड़ा बड़ा जो संख्या है गोल लगाए हुए तो खत्म हो गया ना भैया, 0 आ गया है, इसका कोई रोल नहीं है। माइनस 5/6, तो 6×8 = 48 होता है। 6×8 = 48 दशमलव में आएगा। 6×8 = 48, 50 हो गया ये। 6×8 = 48, 2 बचा 6×3 = 18, 6×3 = 18, 8.33। क्लियर हो गया? ये 0.66 बीच में और माइनस 1/12, 12×8 = 96 होता है भैया। ठीक है, ये आ गया मेरा 0.1/12 का मतलब होता है 0.875। नहीं जान रहे हो, जान लो। ठीक है, 1/12 का मतलब 12×8 कितना हो गया 96, 4 बचा 12×3 सॉरी 12×3 = 36, 4 ठीक 40 हो गया, और हमारे पास फिर 12×3 कितना हो गया 36, 0.0833। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो इस तरह से यदि आप ये देखेंगे तो ये लगभग 0.25 के आएगा, वो भी इसमें आएगा माइनस। अब कैसे आया मैं जान गया कैसे आया। ये देखो, ये इन दोनों, ये दोनों नेगेटिव है, माइनस है। ठीक है, दोनों ही ऋण में है, तो ये 0.8 है, 0.0 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास लगभग 9 के आसपास। तो ये दशमलव को जब हल करेंगे तो आपका आंसर ये लगभग किसके बराबर आएगा, ये 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। दशमलव में तो एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि पूर्ण रूप से भाग नहीं हो रहा है, तो लेकिन आसपास, तो हमको यहाँ पर आसपास देख लेना है 1/4, जो कि 0.25 के आसपास आएगा। क्लियर है? तो बनाने के कई तरीके हैं, आपको जो पसंद आए आप यूज कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आज थे काफी महत्वपूर्ण थे, बहुत ही शानदार, थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब इसका अगला भाग और प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।